अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम आप और हम में। नाज़रीन, आज का उन्वान है साइंटिस्ट कैसे बनाएं, साइंसदान कैसे बनाएं अपने बच्चों को मजहब और साइंस की रोशनी में। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हर दिल अजीज नौजवान हाफिज व आलिम जनाब अरशद बशीर मदनी साहब। मदनी साहब, आपका इस्तक़बाल है, मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, आज का उन्वान आप भी सोच रहे होंगे कैसे साइंटिस्ट बनाए जाएं और कुरान अहदीस इसमें क्या रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, बेशुमार मालूमात आपको कुरान पाक में मिलेंगे, इससे मुताल्लिक़ आप सवालात कर सकते हैं। इसके लिए आप डायल फरमाएं हमारा टोल फ्री नंबर, ऐसा नंबर जो बिना किसी पैसा खर्च किए आपसे हमारी बात रास्त तौर पर करवा सकता है। टोल फ्री नंबर 180034540026। जो हजरात BSNL लैंडलाइन सर्विस न रखते हों और किसी दीगर सर्विस से हमें कांटेक्ट करना चाहते हों, बराए करम STD नंबर ही डायल फरमाएं। STD नंबर है 08415305010। आप हमें SMS भी रवाना कर सकते हैं, इसके जरिए अपनी नेक तमन्नाएं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिए 5600606 पर। और ईमेल के लिए आप टाइप कीजिएगा aah.urdu@atv.co.in। बात रही आज के उन्वान से मुताल्लिक, क्या कहता है कुरान, क्या कहती है अहादीस और क्या कहती है साइंस। क्या इंसान साइंसदान माँ के पेट से पैदा होते हैं या मेहनत करते हैं, या अल्लाह ताला ने उन्हें जो हवासे खमसा दिए हैं उस पर गौर व फिक्र करते हैं, या अल्लाह की बताई हुई निशानियां हैं उस पर गौर व फिक्र करते हैं, प्रैक्टिकली उस पर जिंदगी गुजारते हैं, तब जाके कहीं वो साइंसदान बनते हैं। क्या हकीकत है और क्या खुराफात है, आइए जानते हैं मदनी साहब से आज के उन्वान से मुताल्लिक साइंसदान कैसे बनते हैं। मदनी साहब, तमहीदी कलिमात पेश फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मज़हर क़ादरी साहब का सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह जासिया सूरह नंबर 45 के आयत नंबर 13 और 14 और 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, आसमान और आसमानों में और जमीन में जो कुछ भी है ये सब तुम्हारी खिदमत के लिए है और इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं। कुरान मजीद में 805 मरतबा इल्म का वर्ड आया है, तो कहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शरई मसले मसाइल को इल्म का नाम दिया, तो दुनियावी एतबार से दुनियावी जो उलूम होते हैं इन सारे उलूम को भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इल्म का वर्ड दिया है। यानी कि अल्लाह ताला ने दोनों इल्म में अल्लाह ताला ने फर्क नहीं किया, क्योंकि दोनों का मकसद ये होता है इंसानों को फायदा पहुंचाना। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 18 लगभग 18 मरतबा कुरान मजीद में अकल का वर्ड आया है और 49 मरतबा लगभग फिक्र गौर फिक्र करने पर उभारा गया है। पुराने जमाने में जो साइंसदान बनते थे वो दरअसल हाइपोथेटिकल साइंस माना जाता था। हाइपोथेटिकल साइंस का मतलब होता है जैसा कि प्लूटो और एरिस्टोटल, ये पहले फिलोसोफर थे, बेसिकली ये फिलोसोफर थे। उसके बाद इन्होंने अंदाजा लगाया कि सूरज शायद के जमीन के अतराफ घूम रहा होगा, फिर उन्होंने अंदाजा लगाया ऐसा लगता है कि जमीन भी घूम रही होगी। यानी ये वो ख्यालात, ये वो अंदाजे जिसकी बुनियाद पर कोई एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। तो पुराना अंदाज साइंसदान बनने का ये तरीका पाया जाता था। लेकिन जिस वक्त पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और उसके बाद इब्न सीना, इब्न नफीस, जाबिर बिन हय्यान, यानी कि अभी यूरोप अभी बेदार नहीं हुआ था। 1452 में यूरोप ने आंखें खोली, 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ। अमेरिका दरियाफ्त होने से पहले और यूरोप बेदार होने से 400 साल पहले, कुरान मजीद नाजिल होने के बाद यूरोप और अमेरिका के बेदार होने और पैदा होने से पहले, दरियाफ्त होने से पहले 400 साल पहले मुस्लिम साइंसदानों की एक लंबी कड़ी अरब से निकल कर दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए छा चुकी थी। तो ये जो अरब साइंसदान थे इनका तरीका यह था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस। यानी कि मुस्लिम साइंसदानों ने तरह डाली, नया तरीका अपनाया कि इन्होंने अंदाजों की बुनियाद पर रिसर्च नहीं किया, ठोस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर कोई नतीजे पर पहुंचने का ये जो तरीका है, ये तरीके को अपनाया और इस तरीके को ईजाद किया अरब के मुसलमान साइंसदानों ने। इस तरीके से 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। अपने बच्चों को साइंसदान कैसे बनाएं? सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों के अंदर आमतौर पर आप देखते हैं बर्रे सगीर में 11 मार्च 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है कि नासा के अंदर जो साइंसदान पाए जाते हैं उसमें से 38% का ताल्लुक हिंदुस्तान से है।
यानी बर्रे सगीर के अंदर साइंसदान पैदा नहीं हो रहे। जब यही बच्चे अमेरिका चले जाते हैं तो फिर साइंसदान बनने में आसानी हो रही है। वजह क्या है? क्योंकि बर्रे सगीर का जो पढ़ाने का अंदाज है वो रट्टी इल्म का अंदाज है। अगर बचपन से अगर हम यहाँ पर बच्चों के अंदर रिसर्च का अंदाज अपनाएंगे तो इंशाल्लाह यहीं पर रहकर भी बच्चे हमारे बड़े बड़े साइंसदान बन सकते हैं, बड़े तादाद में। कुछ मकदार में कुछ तादाद में तो यहाँ पर ही पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में पाए जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे काफी ज़हीन होते हैं। पहला तरीका है कि रट्टी इल्म नहीं होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड सिलेबस का अंदाज होना चाहिए, टीचिंग मेथड। और दूसरा अंदाज ये है कि बच्चों को माँ बाप ये दिमाग में डालते हैं कि पढ़ो इसलिए ताकि कमाओ, साथ में ये भी दिमाग में डाला जाए कि पढ़ो इसलिए ताकि इंसानों को फायदा पहुंचाओ। और इसी तरीके से आमतौर पे हमें समझते हैं कि सवाब नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन ऐसे काम करने से सवाब मिलता है। बच्चों को यह भी बताया जाए खैरुन नासि मन यनफउ नास, सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च के जरिए से दुनिया को फायदामंद चीजों को ईजाद करके बताना भी सवाब है। इस तरीके से बच्चों के अंदर जज्बा पैदा होगा। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। यानी हमने देखा कि बॉटनी के पढ़ने वाले माहिर हो जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई, मैंने खुद अपने आप मेरे साथ वाकया पेश आया कि एक बॉटनी में माहिर एक शख्स को मैंने जब चावल का छोटा सा पौधा बताया तो पहचान नहीं पाया, जबकि वो बुकिश एतबार से काफी आगे था, लेकिन प्रैक्टिकल एतबार से पौधों को पहचानने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो इस लिहाज से प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आप घर के अंदर किस तरीके से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सके। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा कटोरा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी बच्चों के अंदर घर के अंदर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं जिसके वजह से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और रिसर्च का मादा पैदा होगा। कटोरा, पानी और इसके अंदर है काली मिर्च। इसको कहते हैं रन अवे पेपर, यानी काली मिर्ची कैसे भागती है, काली मिर्ची को भगाकर बताएंगे। अगर आपको नजर आए तो बेहतर है, यानी तो आप खुद करके देख सकते हैं। इसमें मैंने काली मिर्ची डाली है जो एक तरफ जमा हुई है, और डिश वॉशिंग लिक्विड जो आपके घरों के अंदर आप बर्तन धोते हैं, आप इसका थोड़ा सा खतरा टपकाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भागने लगा। जहां पर दरमियान में जैसे ही, अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है, आप खुद करके देखिए कि जैसे ही मैंने लिक्विड डाला तो पूरी काली मिर्ची अतराफ में जमा होगी, भाग गई पूरी। इसको कहते हैं रन अवे पेपर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस पर बच्चों से कहेंगे आप कि बताइए तो सही कि क्यों भागा। जब बच्चे जाकर रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर बताया जाता है कि वाटर के अंदर सरफेस टेंशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और भी रिसर्च करके बच्चे पॉइंट बताएंगे इंशाल्लाह। सवालात और जवाब से हम मजीद वजाहत हासिल करें। शुक्रिया मदनी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद है। नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले कॉलर की जानिब, देखते हैं कौन है लाइन पर और क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं सैयद इमरान अली बोल रहा हूँ, जलगांव जिले से, बड़गांव शहर से। सैयद इमरान अली साहब जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा बच्चा अभी तीसरी जमात में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से। जी जी, हसीब सैयद नाम है उसका। अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए भाई इमरान भाई। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दिया और फोन पर हमसे गुफ्तगू कीजिए। बंद किया हूँ सर। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है। सवाल यह है कि वो अभी तीसरी में जा रहा है इंग्लिश मीडियम से। जी जी, लड़का थर्ड में है। हाँ जी, थोड़ा कमजोर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा ट्राई कर रहा है जी। तो उसे आगे मैं क्या करना चाहिए, खुलने पाक के हवाले से जानना चाहता हूँ आप हिसाब से। और साइंसदान बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बराए मेहरबानी से आप इसका जवाब दीजिए, मुझे सलाह दीजिए। और मुसलमानों की वजह से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ईटीवी उर्दू की जानिब से। बेहद शुक्रिया आपका, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम डॉक्टर सबीर अहमद साहब से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए क्या सवाल है। आपको मेरा सलाम अलैकुम और हजरत मौलाना अरशद मदनी की खिदमत में भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है जी कि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में जी और शरीयत मुताहरा में मेडिकल साइंस के हासिल करने के बारे में क्या जिक्र है, कोई खास इसकी तरफ और फरमाया गया है या ये मेडिकल साइंस की तालीम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, ये मौलाना से पूछना है। बेहतर साहब, बेहतर, बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब आइए जानते हैं मदनी साहब से। अभी एक सवाल जो आया था जलगांव से, बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ रहा है और थोड़ा सा कमजोर भी है लेकिन जुस्तजू में है, तो उसे साइंसदान बनाने के लिए क्या करना होगा, मदनी साहब बताइएगा। और कैलकाटा से जो सवाल था मेडिकल साइंस की तरफ, आया कुरान मजीद या शरीयत मुताहरा कहीं रहनुमाई फरमाती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो सवाल हमारे पास है। बच्चे को साइंसदान बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बच्चा अभी छोटी उम्र का है। बच्चा जिस उम्र में पाया जाता है, आपने कहा कि थर्ड क्लास, ये बच्चे आमतौर पे 3 सवाल ज्यादा करते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। आमतौर पर माँ बाप बच्चे जो सवाल करते हैं तो उसके जवाब सही नहीं दे पाते। ऐसे वक्त पर हमको ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए पढ़ाई का। अक्सर बच्चे जब पढ़ते हैं क्लास के अंदर तो टीचर से झिझक कर पूछ नहीं पाते या बच्चों से शर्मा कर पूछ नहीं पाते, नतीजे में बच्चों के जज्बात अंदर ही रह जाते हैं। या इसी तरीके से अगर माँ बाप भी बच्चों के ऊपर तवज्जो ना दें, अगर ये कहें कि हमें, आज के माँ बाप काफी मसरूफ हो चुके हैं, बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं कि वो समझते हैं
کہ بچے صرف اسکول میں پڑھ لینے سے ماہر ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو بچہ کلاس میں پوچھ نہیں سکتا. تو ایسے وقت پر ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ کیا سلیبس پڑھ رہا ہے اس لحاظ سے کچھ پوائنٹس ہمیشہ ذہن میں رکھے. جب بچہ جیسے سوال کرتا ہے اس سوال کو آپ لکھ لیں، بچے کو عزت دے، اس کے جذبات کو عزت دے. کہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، میں اس کو آپ کو رات تک بتا دوں گا. رات کے کھانے میں چاکلیٹ دلاتے وقت یا کہیں پر بھی تفریح لے جاتے وقت پر آپ انٹرنیٹ پر جائیے یا اپنے دوست سے آپ پوچھیں. اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسے وقت پر آپ ایک ایسے استاد کو مقرر کریں. تھوڑی فیس اگر لگ بھی جائے تو اس استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کر کے بچے کے سوال کا جواب بڑے آسانی سے دے. بچوں کے سوالات کو بہرحال ان کے جذبات کو گھٹنے نہ دے، ختم ہونے نہ دے. اور دوسرا جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ہدایت ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریسرچ کرنے سے نہیں روکا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے. مثال کے طور پر القانون فی الطب ابن سینا کی اس کتاب کو یورپ میں انجیل کی طرح، بائبل کی طرح پڑھا جاتا تھا، انجیل کی طرح پڑھا جاتا تھا. اور قریب میں بھی ابھی بھی اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے. اور اگر آپ کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس دیکھیں گے کچھ عرصہ پہلے تو باقاعدہ کریکلم کے اندر اس کتاب کو شامل کیا گیا تھا. یہاں تک کہ بلڈ سرکولیشن کے لیے ولیم ہاوی نے پوڈا یونیورسٹی جو اٹلی کے اندر پائی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت پر ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کریکلم کے اندر ابن سینا کی اور جابر بن حیان اور اسی طرح ابن النفیس کی کتابیں ہم پڑھا کرتے تھے. اس کتاب کے اندر 760 ایسے دوائیوں کا ذکر ہے جس سے کہ ہزاروں بیماریوں کا حل ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر ہڈیوں کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ جو علماء تھے یہ امریکہ اور یورپ کے بیدار ہونے سے پہلے پائے جاتے تھے. اس زمانے میں کوئی کیمبرج یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں تھی. اس زمانے میں ہر زمانے کی زندہ یونیورسٹی اور ہر زمانے کا زندہ سلیبس موجود تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھا. انشاءاللہ اور بھی ہم باتیں بتائیں. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آئیے چلتے ہیں وقفے پر اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ اور ہم میں اور آج کا عنوان ہے سائنسداں کیسے بنائیں مذہب اور سائنس کی روشنی میں. ناظرین اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو جی وعلیکم السلام. کاشف صاحب لکھنؤ سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. میرا سوال یہ کہ مذہبی اعتبار سے ٹیسٹ ٹیوب پہ بھی چل رہا ہے آج کل، اس کا نظام نہیں چلتا، یہ مذہبی اعتبار سے درست ہے کیا سر؟ تھوڑا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے گا. سر یہ مذہبی اعتبار سے جو ٹیسٹ ٹیوب کا یہ نظام جو چل رہا ہے یہ درست کیا سر؟ مذہبی اعتبار سے ٹیسٹ ٹیوب پہ بھی آج کل میڈیکل سائنس میں ایجاد کیا ہوا ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ٹیوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا یہ مذہبی اعتبار سے درست ہے کیا سر؟ بہتر بہتر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب سے سوال کرتے ہیں جو پچھلی بار کہا گیا تھا کہ بریک پر جانے سے پہلے میڈیکل سائنس کی طرف رہنمائی قرآن مجید کی طرف سے کیا ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیکل سائنس اور اسی طریقے سے سائنسی انقلابات، ڈیولپمنٹ، ریسرچ کے لیے یہ سارے چیزوں کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماحول بننا ضروری ہے. قرآن مجید میں کہیں پر بھی ماحول بننے سے روکا نہیں گیا ہے. جس وقت پر یورپ کے اندر کوئی بھی اگر ریسرچ کرتا تو ایسے ریسرچ کرنے والے سائنسدان کو گیلیلیو فلاں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس وقت پر ابن فرناس، ابن النفیس، ایسے سارے ایکسپیریمنٹ کرنے والوں کو عرب کے بادشاہ انہیں پروموٹ کرتے تھے. ماحول یہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی روکا نہیں گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مینٹل بلاک تھا وہ توڑا گیا کہ پہلے لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے زمین پر اگنے والے سارے چیزوں کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے اس پر ریسرچ کرنا مشکل ہے. اسلام نے آ کر کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کے سارے چیزیں تمہاری خدمت کے لیے. سورج کی عبادت مت کرو، سورج کو یوز کرو، استعمال کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کا علاج بھی نازل کیا. اب اس کے اندر یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ ایک کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. ریسرچ کے اندر کامیاب کب ہوتا آدمی جبکہ اس کے اندر کانفیڈنس پایا جائے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، علمہ من علم وجہلہ من جہل، جاننے والا جان لیا، نہ جاننے والا نہیں جانا. یہ کانفیڈنس عطا کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. اس طریقے سے بہت سارے بیماریوں کا علاج، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے مسلم ہیریٹیج ان آور ورلڈ، اس کے اندر 1001 انوینشن کا ذکر ہے. یہ کتاب سارے ہمارے وہ جو ویورز، جو ڈاکٹرز ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق سائنس سے ہے، اور وہ سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو ماحول دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کتاب منگائیں، پڑھیں، ایسے سارے ٹاپکس پڑھنے کی کوشش کریں. اور بھائی نے جو سوال کیا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، تو اس کی کل ملا کر 8 قسمیں ہوتی ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے جو کچھ بھی بچہ پیدا کرنے کی یعنی کہ بچے کو پیدا ہونے کے لیے مدد دینے کے لیے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ 8 پروسیجر اپنا رہے ہیں. اس میں سے 2 کی متفقہ طور پر علماء کرام نے اجازت دی ہے، 6 کو حرام قرار دیا گیا ہے. جو جائز ہے وہ 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے شوہر بیوی دونوں ہی کا، کسی اور کا نہیں، یعنی کہ بیوی کے رحم مادر میں شوہر ہی کا نطفہ انجیکٹ کیا جاتا ہے
गोया के वसीले के तौर पर जदीद आलात को मनी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तरीका जायज है। दूसरा तरीका यह है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मनी को रखा जाता है और उसी तरीके से खातून के अंडों को लिया जाता है और इस तरीके से फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप होने के बाद वापस फिर रहमे मादर में डाला जाता है। ये दो शक्लों की तो इजाजत है। किसी और का नुत्फा लेकर मिक्स कर देना, ये सारी चीजें इस्लाम में जायज नहीं है। या किसी और का भी रहमे मादर किराए के तौर पे लेना भी जायज नहीं। उम्मीद है आपका जवाब। शुक्रिया मंत्री साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं उम्मे सलमा चेन्नई से बोल रही हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे दोनों लड़कियां हैं। जी। पहली लड़की साइंस में अच्छे मार्क्स लेती है और दोनों लड़कियां भी साइंस में इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। साइंटिस्ट बनना चाह रही हैं। वो थोड़ा पर्दे का भी हिजाब है साइंस में साइंटिस्ट बनने के लिए। बड़ी लड़की पर्दा करके ही अभी 7th-8th को जा रही है। जी जी। इसकी वजह से पर्दे का थोड़ा मामला आता है साइंटिस्ट बनने के लिए। जी। क्या लड़कियां साइंटिस्ट बनना चाहती हैं और में समाज का थोड़ा मामला आता है? जी जी। इस बारे में मुझे मदनी साहब से थोड़ा जानकारी चाहिए। बराबर, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। सवाल का जवाब लेते हैं। बहन सलमा ने सवाल किया है चेन्नई से, मदनी साहब लड़कियों का साइंटिस्ट बनना कहाँ तक दुरुस्त है? पर्दा क्या इनके साइंटिस्ट बनने में हायल हो सकता है? किसी तरह की रुकावट हो सकती है क्या? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खवातीन को तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम नहीं रुकाता। इसी तरह खवातीन अगर घर के बाहर जाकर जरिए माश के लिए कुछ कमाई करते हैं, इस्लाम इससे भी नहीं रुकाता। अलबत्ता जरूरी है कि 3 शर्तों को फॉलो किया जाए। 3 शर्तें मुकम्मल होना जरूरी है। खवातीन चाहे कमाएं या खवातीन अगर कमाने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, इस्लाम हरगिज़ नहीं रोकता। 3 शर्तें मुकम्मल करनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि जो कुछ भी तालीम या कमाई का जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है वो शरीयत से ना टकराए, हराम तरीका ना हो, हराम प्रोडक्ट ना हो। दूसरी चीज यह है कि खवातीन जब जाएं तो हिजाब की पाबंदी जरूरी है, हिजाब की पाबंदी जरूरी है। और तीसरा यह है कि ऑपोजिट सेक्स मिंगल अप के, यानी कि मर्द और औरत के नारवा इख्तिलात वहां पर ना पाया जाए। ये सारे 3 चीजें होना जरूरी है। इस दायरे में रहकर जो कुछ भी किया सकता है आप जरूर करें। पहले ईमान को बचाना जरूरी है, साथ में आप तरक्की भी कर सकते हैं। तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं रोकता। और मुसलमान अगर ये कहें कि हम हिंदुस्तान में या दीगर ममालिक के अंदर हम अपने तौर पर ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हिंदुस्तान का कानून का कोई भी दफा हमें इस बात से नहीं रोकता कि हम अपना ओन सिलेबस कायम करें। हम यहां तक कि अपने ओन कॉलेज का ओन सिस्टम जो शरीयत से मेल खाता है ऐसा सिस्टम बनाए, हिंदुस्तान का कानून नहीं रोकता। अगर हम अपने कोताही की बुनियाद पर अगर ऐसा सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे वक्त पर शरीयत को तो नहीं बदला जाएगा। ऐसे वक्त पर हम पहले मुत्तहिद होकर कोशिश ये करेंगे कि माहौल शरीयत वाला बनाए। अगर माहौल ये 3 उसूलों पर फिट आते हुए खातून अगर साइंटिस्ट बन सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उससे नहीं रोकता। कुर्तबा की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा कि आज यूरोप के अंदर आज भी सर के ऊपर एक टोपी लगाई जाती है, काली टोपी, जब ग्रेजुएशन होता है, डिग्री होती है, और उसके ऊपर चौकोनी एक छोटा सा डब्बा नुमा चौकोनी इस टाइप की जो टोपी होती है, स्कॉलर का आपने देखा होगा तस्वुर पाया जाता है। ये जो टोपी का तस्वुर देने वाले सबसे पहले अरब के मुसलमान, स्पेन के मुसलमान हैं। कुर्तबा की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कायम करने वाली एक बादशाह की बेटी थी। इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने जमाने की गायनेकोलॉजिस्ट जच्चा के सारे मसाइल जाना करती थी। इसी तरीके से उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला, जैसा कि आपने खुद अपना नाम इससे मिलता जुलता बतलाया है, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो नर्स का बेहतरीन तरीके से काम किया करती थी। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी उस्मा निर्मल से बात कर रहे हैं। जी उस्मा साहिबा बताइए, क्या नाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, इस्लाम में कहाँ तक साइंस की शनाख्त सही साबित हुई है? इस्लाम में कहाँ तक साइंस की शनाख्त सही साबित हुई? अच्छा जी, बेहतर बेहतर, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, इंशाल्लाह और ये सवाल का जवाब दिया जाएगा। यकीनन नाज़रीन आपके एसएमएस का भी हमें इंतजार है। आप एसएमएस रवाना फरमाइए। एसएमएस के लिए टाइप कीजिए AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिए 5600-606 पर। नाज़रीन याद रहे आज का उन्वान है साइंटिस्ट कैसे बनाएं, अपने बच्चों को साइंटिस्ट कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। नाज़रीन देखते रहिएगा प्रोग्राम। हम चलते हैं मुख्तसर से वक्फे की जानिब। इस यकीन के साथ वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हमें, और आज का उन्वान है साइंसदान कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमारे साथ मौजूद था, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? हज़रत मेरा नाम अजीम है, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। अजीम साहब उदयपुर से, जी बताइए क्या सवाल है आपका? हज़रत मैं जानना चाहता हूँ कि आप मदारिस के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती हो? अच्छा जी,
हाँ दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन यहाँ से ये पैगाम जरूर पहुंचे, अल्लाह करे सारे मदारिस में वहां पर भी साइंटिफिक एक्टिविटीज को पेश रखा जाए। बेहतर है, आपका सवाल इंशाल्लाह जवाब देते हैं मदनी साहब से। बेहद शुक्रिया, आपने सवाल किया। मदनी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल था निर्मल से, इस्लाम में साइंस की शिनाख्त कहाँ तक हुई है या कहाँ तक शिनाख्त करता है, और दीगर ये सवाल जो था भाई का, इसका भी जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब भी साइंस का टॉपिक आता है तो मजहब से मुताल्लिक कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसूली तौर पर इस्लाम का जब आप मुताला करते हैं, कुरान मजीद का मुताला करते हैं साइंस के टॉपिक को सामने रखकर, तो पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद अपने आप को अल्लाह का कलाम मनवाने के लिए साइंस का मोहताज नहीं। अलबत्ता साइंस मोहताज है अपने सही रिजल्ट लाने के लिए कुरान मजीद की। क्यों? उसकी वजह यह है कि साइंस के अंदर थ्योरी भी पाई जाती है, साइंस के अंदर फैक्ट भी पाए जाते हैं, और जो थ्योरीज होते हैं वो बदलते रहते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि साइंस दां और साइंस दोनों के दोनों यूटर्न लेकर वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को यूटर्न लेने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो फैक्ट होते हैं साइंस के अंदर, जो चीजें फैक्ट होते हैं, मुसल्लमा हकायक होते हैं, कुरान मजीद और साइंस के फैक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी टकराव नहीं है। और कुरान मजीद ये कोई टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। अलबत्ता कुरान मजीद में ऐसे साइंस है, SIGNS, ऐसे इसके अंदर निशानियां हैं कि जिसको गौर करने की वजह से, इसको आप कहते हैं कीवर्ड्स, ऐसे इसके अंदर चाबियां हैं कि जिसकी वजह से जहन के ताले खुल जाते हैं और आदमी का जहन बड़े पैमाने पर सोचना शुरू कर देता है। और उसके अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने माहौल बनाया है और इस तरीके से ऐसी बातें बताई हैं कि जब आदमी उस हिसाब से जिंदगी गुजारता है तो उसे कई चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ने मेंटल ब्लॉक तोड़ा। मतलब यह है कि आदमी अगर जिस चीज की पूजा करता है उस पर रिसर्च नहीं करता, तो कहा कि पूरी कायनात में किसी भी चीज की तुम इबादत मत करो, ये तो तुम्हारी खिदमत के लिए, तो आदमी सूरज पर रिसर्च करना शुरू किया। और जमीन में जो कोयला था, जब जमीन पर इसने गौर किया तो जमीन के अंदर से कोयला लोहा निकला, लोहे से उसने पहिए बनाए, कोयले से उसने एनर्जी बनाई, पानी से उसने इलेक्ट्रिक। इस तरीके से दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे अरब साइंसदानों ने आगे बढ़कर रिसर्च किया और कुरान मजीद ने मेंटल ब्लॉक तोड़ा। नतीजे में दुनिया के अंदर साइंसी तरक्की हो गई। और दूसरा कि मदारिस के अंदर साइंटिफिक रिसर्च पर बताया जाता नहीं बताया, साइंटिफिक रिसर्च के चाबियां दी जाती है, कुरान मजीद पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर। मदरसों के अंदर साइंस जिसकी मोहताज है वो कुरान मजीद पढ़ाया जाता है। बस हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि इसके अंदर शोर लाया जाए और इसको और मजीद लेवल पर दुनिया के सामने पेश किया जाए, और बच्चों को, मदारिस के बच्चों को, बल्कि हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को सही तौर पर फायदामंद इंसान बनाया जाए। शुक्रिया मदरी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची साहब 10वीं जमात में गई है जी। मैं आसनसोल से मोहम्मद परवेज खान बोल रहा हूँ जी। बताइए परवेज साहब। बच्ची साहब 10वीं जमात में गई है जी। चूंकि वो साइंस लेकर के पढ़ना चाहती है जी। उसकी 9वीं जमात के नतीजे ठीक नहीं होने की वजह से जी। वो बहुत नर्वस है जी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे 10वीं के लिए अच्छे नतीजे के लिए अपने आप को तैयार करे जी। उसकी एक खामी है कि वो जो कुछ भी याद करती है इम्तहान के वक्त लिख नहीं पाती जी। बराए मेहरबानी उसे आप राह बताएं ताकि वो अपने 10वीं जमात के इम्तहानात में अच्छे नंबर से पास कर सके और इंशाअल्लाह साइंस में कुछ तरक्की कर सके। इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी मैं सादत खान बोल रहा था गाजियाबाद से। भाई अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी अच्छा जी सर, मेरा ये सवाल था जी। ये बचपन में हम लोग एक्चुअली सुनते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे जी। तो इस बारे में क्या सच्चाई है या साइंस के हिसाब से इसमें मतलब क्या चीज है जी जी, इस बारे में मुझे जानना था। बेहतर साहब, बेहतर। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। मदरी साहब, साइंस से मुताल्लिक ये है कि एक वालिद अपनी लड़की को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, इम्तिहान में मुजाहरा सही नहीं हो पाता है। अच्छे नंबरात के लिए वो क्या करे, कैसे करे, वो बताइएगा। और दीगर सवाल शेखुल खम्र से मुताल्लिक हैं, वो भी जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्ची अच्छा पढ़ती है लेकिन एग्जाम के टाइम पर भूल जाती है। इसकी कई वजूहत हो सकती है। हमेशा ये समझना कि बच्ची का दिमाग कमजोर है ये जरूरी नहीं है। कई मरतबा ऐसा होता है कि जिस स्कूल में डाल रहे हो सकता है वो स्कूल में बच्ची का मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे ऊपर आप थोड़ा सा बदल कर भी देखें, क्योंकि आदमी जगह बदलने से भी सोच में बदलाव आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुमा के टाइम पर अगर नींद आ रही है तो जरा जगह बदल ली जाए। जैसे जगह बदलेंगे तो उधर का टेम्परेचर अलग, इधर का टेम्परेचर अलग, नतीजे में नींद भाग जाएगी। एक तरीका है आदमी खड़ा हुआ है तो लेट जाए। ये जो हिदायत दिए जाते हैं, पानी यानी कि थोड़ा सा माहौल चेंज करके देखें। बच्चों हो सकता है दोस्ताना, मतलब जो सहेलियां हैं, जैसी तरीके से खानदान में हो सकता है कि पढ़ाई का माहौल ना हो तो जो खलेरे चिचेरे भाई बादों खा सकते वो पढ़ते नहीं है, बच्ची पर असर पड़ता है, बहनें हैं, तो ऐसे वक्त पर अगर खानदान में ऐसे लोग मौजूद हो जो पढ़ाई नहीं करते तो बच्ची को उनसे अलग रखा जाए। ये सब चीजों को देखते हुए फिर साथ में मजीद ट्यूशन लगा सकते हैं तो लगाएं। और कोशिश ये करें कि आमतौर पर हम क्या करते हैं, बच्ची पढ़कर आने के बाद 3 महीने गुजरने के बाद ट्यूशन शुरू होता है।
यानी कि बर्डन होता है, 3 महीने का भी पढ़ना बाकी है। इस ट्यूशन का सबसे जबरदस्त तरीका वो है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनाया था, वो ये है कि बच्ची स्कूल जाने से पहले ट्यूशन दिलाया जाए। ये तरीका है, अक्सर लोग इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी जान है। अगर आप गौर करें, ट्यूशन के जो सर आते हैं वो पहले पढ़ाए, बच्ची उसके बाद स्कूल को जाए। जब बच्ची स्कूल में जाएगी तो वहां पर कंपटीशन का माहौल होता है। जब ये देखती है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो बच्चे आगे बढ़ बढ़ के सवाल करेगी। नतीजे में बच्ची को आधा तो ट्यूशन के सर पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद क्लास में समझने की कोशिश करेगी, माहौल में, फिर उसके बाद आकर रिवाइज करेगी। ये तरीका अपनाने से भी काम आसान होता है। दूसरा तरीका यह है कि अच्छी सी सहेली बच्ची की जो होती है, तो ऐसे माहौल बनाया जाए कि जब भी ये लोग कुछ याद करें तो एक दूसरे को सुनाए, क्योंकि सुनाने की वजह से इंसान का जो जहन है उसकी साख्त ऐसी है, जब आप सुनाते हैं तो उसकी वजह से याद होने में आसानी हो जाती है। साथ में दुआएं, अल्लाह की तौफीक, सूरह फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अलम नशरह लका सदरक, और इसी तरीके से इज़ा नसरुल्लाहि वल फतह, ये सूरह पढ़ने से भी फायदा होगा। नमाज की पाबंदी करें। मदनी साहब, दीगर सवाल हम लेते हैं, लेकिन पहले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? इनायत अली खान बात कर रहा हूँ। इनायत अली खान साहब कहाँ से? जी भोपाल से। जी बताइए सवाल। जी मेरे 2 सवाल है जी। कि जो है ये साइंस जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से तहकीक करना शुरू हो गया था, या फिर 5 खलीफाए राशिदीन के जमाने में भी जो है शुरू हुआ था, या बाद में हुआ? ये एक सवाल है। और एक सवाल ये है कि हजरत अली जो है, आप जो है बताए थे कि जो है कहीं मैंने सुना है कि जो है मुझे आसमानों के बारे में, रास्ते के बारे में पता है, तुम लोग पूछ लो। तो क्या हजरत अली को भी ये मालूम था, या हजरत अली भी कुछ साइंसदान थे? और एक तीसरा और एक छोटा सवाल है, पूछूं क्या? जी पूछिए। जी आखिरी सवाल ये है कि आजकल जो है थोड़ा पेपर में आ रहा है कि जो है मुस्लिम लोग जो है आजादी के लिए हुजूम जो है पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक आलिम साहब कहे कि पत्थरों से यानी छोटे कंकरियों से नहीं मारना, ये शरीयत के खिलाफ है। क्या ये सही है क्या? अच्छा जी, बेहतर साहब, बेहतर, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉल था मदनी साहब, शक्ल कमर से मुताल्लिक सवाल था, और दीगर ये सवालात भी आप इसका जवाब बता फरमाएं। आखिरी सवाल, आज़ादी के सिलसिले में, ये जंग आज़ादी में लोगों ने पत्थर का इस्तेमाल किया अपने दुश्मन को मार भगाने में, तो किसी ने फतवा दिया, किसी ने ये कहा कि पत्थर का इस्तेमाल ना किया जाए, ये शरीयत के खिलाफ है। हो सकता है कंकरियां जो मारी जाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही साइंस की इंकशाफात शुरू हो गई थी, या खुलफाए राशिदीन के दौर में? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शक्कुल कमर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में जिक्र किया जाता है, जिसका जिक्र सही बुखारी के अंदर भी है। खुद कुरान मजीद के अंदर अगर आप आयत पे गौर करेंगे, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, सूरह कमर का जो नाम पड़ा, चांद, सूरह चांद का, सूरह कमर का नाम इसी बुनियाद पर है, वंशक़्क़ल क़मर। इसके अंदर एक माना तो यही पाया जाता है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, सही बुखारी के अंदर और भी वजाहत के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में बयान कर दिया है। साइंटिफिकली कहां तक प्रूफ है? मोरिस बुकाय ने जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, मोरिस बुकाय जिनकी किताब है मशहूर, इत्ला बाइबल, इत्ला कुरान, इत्ला साइंस, कुरान द बाइबल एंड साइंस, तो इसका उन्होंने मुखारना करके कहा कि कुरान मजीद साइंटिफिकली, दोनों के अंदर कुरान और साइंस में कोई टकराव नहीं, अलबत्ता बाइबल और कुरान में काफी टकराव है। नतीजे में वो ईसाई थे और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक फ्रांस के एक बहुत बड़े सर्जन थे, साइंटिस्ट भी थे, साथ में ईसाई भी थे। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब इनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुरान मजीद में 100 ऐसी आयतें हैं, साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं है और साइंस के पास अभी इतने आलात नहीं है कि वो इन 100 आयतों को समझा सके। यानी मतलब ये निकला कि कुरान मजीद साइंस से मोर एडवांस है, और अभी साइंस के पास इतने आलात नहीं है। जिस तरीके से साइंस के पास इससे पहले आलात नहीं थे तो कई चीजें कुरान मजीद की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज कई चीजें कुरान मजीद की लोगों को समझ में आ रही है। इस तरीके से शायद कि और साइंस एडवांस होगी, कई चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस लिहाज से अगर चांद के 2 टुकड़े होने को साइंस साबित नहीं कर सक रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि साइंस अभी इतनी पीछे है कि उसको अभी मालूम करने के लिए देर लगेगी। लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि जो चीज मैं देख रहा हूं, हो सकता है कि मुझे उसमें कुछ शक हो जाए, लेकिन जो बात अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाए, मुझे उस पर कोई शक नहीं होता। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ। दूसरा है कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही साइंस शुरू हो चुका था? मेरे ख्याल से आप साइंस का मतलब है कि दुनिया के हकायक को जानना। कुरान मजीद ने तो दुनिया के हकायक को जानने पर तो माहौल बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये आयतें कुरान मजीद में जो मैंने पढ़ी है कि कायनात, जो मेंटल ब्लॉक कुरान मजीद में तोड़ा गया, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम जमीन में चल फिर कर देखते नहीं है? अगरचे के गौर फिक्र इसलिए करना चाहिए ताकि खालिक को पहचान सके, लेकिन गौर फिक्र करते करते दुनियावी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि दरख्त लगाने का असल मकसद है फल खाना, लेकिन साथ में साया भी मिल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का असल मकसद है इंसान को आखिरत में कामयाबी दिलाना, जहन्नम से बचाना, जन्नत में दाखिल करना, लेकिन दुनियावी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होता है, तो इस फायदे को हम छोड़ नहीं सकते। तो इस लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही कुरान मजीद उस जमाने में उतरा, तब से ही कुरान मजीद के फायदे। यही वजह है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का कौल नकल किया, जिसकी सनद ऑथेंटिक है। सूरह अंबिया सूरह 21 के आयत नंबर 30 की रोशनी में आज से 1400 साल पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बतला दिया था। इस सदी में साइंसदान उसको कह रहे हैं, यानी कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म आज के साइंसदानों से 1300 साल एडवांस है। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ। अली रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आपने जो कुछ भी
इरशाद फरमाया है, आप हर जुमले की और खौल की तहकीक कर लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की रोशनी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा इकराम ने कई बातें बताई है। हमको चाहिए कि हम मुसलमानों को उस पर रिसर्च करें, और इसी तरीके से और भी सवाल बाकी रह गया, हम जवाब देंगे। कोई अगर सवाल है। जी मदनी साहब, कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बस कैसे दर्ज बात करूं मैं, मेरा लड़का है 30 ईयर से जी वो दिनों में तकरीबन 2 महीने से पहले बच्चों को बोलते थे, तो करते थे और नए नए एक्सपीरियंस भी करते रहते थे, लेकिन अब थोड़ा ठीक से उनका अच्छा रखते हैं जी। तो क्या वजह से क्या है, वजह से ऐसा है या फिर अच्छी बात। आपका सवाल वाज़ेह नहीं हो रहा है, आवाज आगे पीछे होती आ रही है, लेकिन फिर भी आपके जो सवाल को हमने समझा है इसके मुताबिक इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ऐसा वाकया पेश आया कि जैसे ये आजकल में जैसे साइंटिस्ट जो प्रैक्टिकल करते हैं जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ऐसी प्रैक्टिकल हुई क्या, कोई चीज ऐसी, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई वाकया हो हदीस में या किसी चीज में, तो बताइए। अच्छा, अपना नाम और मकाम बताइए। जी मैं कामर्डी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद मजहर खान नाम है मेरा। आप भी मजहर निकले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया हमारे लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम रवां दवा हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। इसके बाद हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और भी मजीद मालूमात लेकर। नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मकदम है, और आज का उन्वान है साइंसदां कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ सवालात हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन और कहाँ से? मैं शेख रियाज अहमद बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी रियाज अहमद साहब, बताइए सवाल आपका। मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी कोई साइंटिस्ट बनाना है या कोई उलेमा बनाना है, इसके लिए प्लानिंग कब से रखनी चाहिए? मतलब एक टारगेट जो किया जाता है, कोई भी स्पोर्ट्स में कुछ आगे बढ़ना है, तो ये कब से रखना चाहिए? अच्छा जी, बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और दीगर कॉलर भी अगर लाइन पर हो तो शामिल करते हैं, नहीं तो फिर चलिए आइए चलते हैं मदनी साहब के तरफ के। पिछले कॉलर ने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई प्रैक्टिकली जो साइंसी अमल हो, वो वाकया अगर हुआ है तो उसकी तरफ रहनुमाई फरमाइएगा। और दीगर सवाल अभी जो रियाज भाई ने किया था, बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए प्लानिंग कब से की जाए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजादी के लिए पत्थर मारना, जरूरत पड़ने पर जवाब देना पत्थर के जरिए से, तो कहा कि किसी आलिम साहब ने कहा कि नबी अकरम साहब ने पत्थर मारने से मना फरमाया है। तो दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर यह कहा कि पत्थर ना फेंके जाए, तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अगर हर किस्म के पत्थर मारने से अगर रोका जाता, तो फिर रमी जिमार में हम देखते हैं हाजी जाकर कंकरी मारते हैं जमरात को। इसी तरीके से जब रजम किया जाता है, एक शादीशुदा जो जिना करने वाला होता है, उसको भी पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, पनिशमेंट सजा दी जाती है। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पत्थर फेंकने से मना फरमाया, वो ऐसे ही है जैसे कि बाद लोग टाइम पास नहीं हो रहा है तो पत्थर उठाते फेंकते हैं, पत्थर जिसका कोई पर्पस नहीं होता है, पत्थर उठाते 10-12 पत्थर जमा कर लिए, एक के बाद फेंक रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को कहा, जब वो पत्थर से खेल रहे थे, कहा कि ए बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हो सकता है कि किसी की आंख पर लग जाए अगर आप फेंकते, हो सकता है कि किसी आदमी को सर पर लग जाए, खून निकल जाए, आंख फूट जाए, इसलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर दिफा के लिए मंजनीक मारी जाती थी। मंजनीक का मतलब जो तोप है, आज उसकी जो पुरानी शक्ल है मंजनीक कहते हैं। मंजनीक का मतलब होता है कि बड़ा पत्थर मारा जाता था, यहां तक कि अहराम में मिस्र को तोड़ने के लिए भी अल-मुरूजुद्दहब नामी तारीख है, किताब है, बहुत मोतबर किताब। इस किताब के अंदर बताया गया कि अहराम मिस्र, जब मिस्र पता हुआ तो उस वक्त पर कोशिश की सहाबा इकराम ने अहराम मिस्र को तोड़ने के, लेकिन वो इतने मजबूत थे कि टूटे नहीं, नतीजे में आज तक बाकी रह गए। क्योंकि इस्लामी कानून के मुताबिक जहां कहीं पर भी ऐसी चीज हो इस्लामी मुल्क के अंदर कि जहां कहीं कल के दिन अकीदा किसी का भटक सकता है, कोई आकर यहां पर सजदा कर दे सकता है अल्लाह को छोड़कर, तो ऐसे सारी चीजों को सहाबा इकराम तोड़ दिया करते थे। तो उस वक्त पर ही मंजनीक मारे गए, पत्थर मारे गए थे। बहरहाल आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। दूसरा सवाल कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साइंटिफिक जो आजकल भी रिसर्च हो रहा है, इस तरीके से कोई वाकया पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही क्लियर अंदाज में इस जुमले पर गौर कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी जुमला और कुरान मजीद की कोई भी आयत साइंस का फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, उससे ना टकराना खुद इस बात की अलामत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जुमला और कुरान मजीद की हर आयत साइंटिफिक है। यानी मतलब ये सबसे बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन। और चाबियां दी गई हैं, बाद में लोगों ने ताले खोले, तो इसका मतलब चाबी बनाना है हमें। ताले अगर कोई खोल लेता है, जब ये कमाल है, तो उससे बड़ा कमाल है कि चाबी बनाना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम, यानी कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ऐसा दिया कि आने वाले जमाने में साइंसदानों को मदद मिली। तो यही सबसे बड़ा कारनामा हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आने वाले साइंसदानों को आपने रहनुमाई की। कुरान मजीद ने मेंटल ब्लॉक तोड़ा, दुनिया के लिए माहौल बनाया। यही सबसे बड़ा कारनामा है साइंस का। दुनिया के साइंटिफिक कारनामे में सबसे बड़ा कारनामा है कि साइंटिफिक माहौल बनाया जाए। और
उसके बाद का जो सवाल बाकी है। कॉलर को शामिल कर लेते हैं मदनी साहब, कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ताजमीन सैयद बोल रही हूँ गुना से। जी महोदय। और मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र कहाँ हुआ है? कुरान मजीद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स का जिक्र कहाँ हुआ है जी। और मेरा मानना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं ये माइक्रोबायोलॉजी भी सही है, तो इस बात से अगर जरा रोशनी डाली जाए तो फिर बेहतर होगा। बेहतर, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आपके सवाल का जवाब भी देते हैं। मदनी साहब, पेशवा कॉलर ने जो बात बताई थी कि साइंटिस्ट बनाने के लिए प्लानिंग कब से होनी चाहिए, और बहन साहब ने जो सवाल किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुरान क्या रहनुमाई फरमाता है और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह की तरफ क्या रहनुमाई है उसकी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिम या साइंटिस्ट बनाने के लिए बच्चों को कब से तवज्जो दे देनी चाहिए? दुनियावी एतबार से हम लोगों को देखते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद, शोर में आने के बाद, या अक्सर बाद लोग तो इतने लेजी होते हैं बच्चा 10th में आने के बाद तवज्जो देते हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है कि जिस वक्त पर शादी का मरहला तय होता है तो ऐसे वक्त पर माँ ऐसी ढूंढी जाए जो इस्लामी एतबार से बहुत फिट हो, और औरत को चाहिए कि अपने शौहर का इंतखाब, शौहर को चाहिए कि अपने बीवी का इंतखाब इस्लामी उसूलों के मुताबिक करे। यानी इस्लाम ये कहता है कि आने वाले नस्ल की फिक्र आप उस वक्त से करें, शादी से भी पहले, जिस वक्त पर अभी सगाई का मौका होता है उस वक्त से ख्याल करना चाहिए। अगर आप ऐसी लड़की को अपनाते हैं जो कि इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से भी मजबूत हो और साथ में दुनियावी असली उलूम से भी लेस हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोया कि आपने आने वाले बच्चों के लिए इंतजाम कर दिया। ये एक तरीका है सोच का, और ये बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहन अगर आप हमारा गुज़िश्ता जो टॉपिक था हमारा सफाई की अहमियत मजहब और साइंस की रोशनी में, तो उस पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात हैं उसको हमने बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया था। तो आप अगर किसी ने उसको रिकॉर्ड किया हो, जैसा कि मुझे इत्तला मिली कि बहुत सारे लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, तो आप वो लेकर देख सकते हैं। तो उसके अंदर खास तौर से जनरल लोग सफाई करते हैं जो मैल नजर आता है, लेकिन इस्लाम एक दिन में मुसलमान 5 मरतबा वजू करता है। हाथ धोने से 25% बीमारियां जो इंसान को आ सकती हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का जमा होना इंसान के हाथ पर बड़ी आसानी से हो जाता है, और ये हाथ कभी आंख की तरफ जाता है, कभी नाक की तरफ जाता है, कभी मुंह की तरफ जाता है। तो सबसे पहले आप दिन में माशाअल्लाह से शरई एतबार से ही 5 मरतबा वजू कर ही लेते हैं। जनरल औकात में फिर आप हाथ धोते हैं। इस लिहाज से शरीयत में जो कुछ भी उसूल बताए गए, मैं चाहूंगा कि आप गुज़िश्ता टॉपिक जो इससे रिलेटेड था, सफाई की अहमियत का जो टॉपिक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम समझने के लिए और इस्लामिक माइक्रोबायोलॉजी समझने के लिए बेहतरीन एपिसोड गुजरा है, आप वो देख सकते हैं। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शबाना मेमन है। जी शबाना साहिबा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, और मेरा सवाल मजहब और साइंस से रिलेटेड है। जी, अब मेरे पास जो औरत के पास 2 ट्यूब्स होते हैं ना, तो मेरा राइट साइड का ट्यूब है ना बर्स्ट हो गया, मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी। उसके बाद वो बर्स्ट हो गया, लेफ्ट साइड का है, मेरे पास 2 लड़के ऑलरेडी है, और 3rd टाइम भी मैं प्रेगनेंट हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि पहले मैंने सुना कि राइट साइड का ट्यूब होती तो ही लड़का होता है, वरना औरत को लड़कियां ही होती है। ये बात मैंने 2 साल पहले सुनी थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था हैदराबाद में। और इसके बाद अब 3rd टाइम मैं प्रेगनेंट हूँ, और मैंने ये देखा, मतलब देखने लगाया कि अभी इस बार लड़का है या लड़की है, तो वो बात कितनी सही है कि वो लड़का राइट साइड के ट्यूब से ही होता है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने अब देखा है कि ये लड़की है, तो ये सही होगा या फिर ये मेरा देखना भी सही हुआ कि नहीं, या कुछ ऐसा? बेहतर, आपके सवाल का जो मुख्तसर जवाब बता फरमाएं मदनी साहब, अगरचे कि काफी लंबा सवाल है और जवाब इसका भी लंबा होगा यकीनन। मुख्तसर जवाब बता फरमाएं, लड़का होगा या लड़की होगा, ये किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में या ट्यूब के हाथ में है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़ब्बिजुहुम दुकराना व इनातन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहते हैं बच्चे लड़का देते हैं, किसी को सिर्फ लड़कियां देते हैं, किसी को लड़का लड़कियां दोनों देते हैं, जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला बांझ बना देते हैं। तो असल पूरी कायनात चलाने वाले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और एक मर्तबा अब अगर ये कोई कहता है कि बादल बारिश बरसा रहा है, तो हम कहेंगे उस बादल को बरसाने की ताकत अल्लाह ताला ने दी। अगर एक आदमी अल्लाह तक नहीं पहुंचता तो समझता है कि बादल बारिश बरसा रहा है, और बादल को खाली समझने लगेगा तो हम कहेंगे उसका इल्म कम हो गया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स देखता है कि पाइप पे से पानी आ रहा है, तो ये कहेगा पाइप पानी दे रहा है, तो हम कहेंगे उसका इल्म कम है। उस पाइप को लगाने वाला पानी को ला रहा है, और होते होते अल्लाह सुभान आखिरी में जाएंगे तो असल चीज सबब को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, मुसब्बिबुल असबाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। साइंस क्या करती है, जो चीज है उसका रिसर्च करके डिस्कवर करके बताती है। साइंस कोई चीज पैदा नहीं करती। अंडे में से मुर्गी कैसे निकलती है साइंस ये बताती है, उस अंडे में से मुर्गी निकालने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। शुक्रिया मदनी साहब। मैं समझता हूं अगर वक्त ज्यादा न होने की वजह से हमको मुख्तसर करना पड़ा है, ज्यादा सवालात को जमा नहीं कर पाए हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, इससे मुताल्लिक अपने राय मशवरों से हमें नवाजेगा। और आइंदा इतवार का उन्वान जो होगा नोट फरमा लें, आइंदा इतवार का उन्वान है शराब से तबाही भी और जिल्लत भी। नाज़रीन, आइंदा इतवार का उन्वान आप नोट फरमा लें, शराब से तबाही भी जिल्लत भी। इस उन्वान के तहत अगले इतवार को प्रोग्राम दिखाया जाएगा। बेहद शुक्रिया आपके सवालात का, आपके